नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए माओवादी हमले की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुकमा जिले में कल हुए इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान घायल हैं। जवाबी कार्रवाई में कई माओवादी भी मारे गए। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में आपात बैठक कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ का दौरा कर हमले की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादी हमले के बाद पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। घटनास्थल से घायलों के साथ साथ शहीद जवानों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। कैजुअल्टी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आसपास रीइंफोर्समेंट के लिए पर्याप्त बल निकल गए थे और उनकी मदद से मतलब डेड बॉडीज को भी रिकवर किए गए थे और बाकी और भी यदि ट्रूप्स यदि उनके भी यदि कोई दिक्कत हो तो उसको भी रिट्रीव करके ले आएगा। अभी थोड़ी देर बाद ही मतलब पूरा क्लियर हो पाएगा। रायपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई लोगों की मौजूदगी में जवानों को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीद जवानों के शव को उनके गृह नगरों के लिए रवाना कर दिया गया। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। हमने कल रात को 2 जन को ऑपरेट कर दिया था और दोनों स्वस्थ हैं, इस वक्त होश में हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके वाइटल, पल्स, बीपी सब नॉर्मल चल रहे हैं। तीसरा जो मरीज है उसको ऑपरेशन के लिए अभी तुरंत लिया जा रहा है, जिसके कोहनी में चोट थी। जिसको पेट में चोट थी वो काफी अच्छा है, होश में है, बातचीत कर रहा है। दूसरा जिसके गर्दन में चोट थी, और ये दोनों मरीज 1-1 सेंटीमीटर की उससे बचे, 1-1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। दिल्ली दौरे को बीच में ही छोड़कर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आपात बैठक कर हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही घायल जवानों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का दौरा कर जख्मी जवानों से मुलाकात भी की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशन को जारी रख सकते हैं। सड़कों के निर्माण, पुल के निर्माण, दूसरे निर्माण कार्य, ये भी एक बड़ी चुनौती है जिसका हम सामना करेंगे। जवान पीछे हटने वाले नहीं है, मगर आने वाले समय में हमें और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इधर केंद्र भी राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर किए गए नक्सली हमले को सरकार एक चुनौती की तरह देखती है। राजनाथ सिंह ने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा। जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक करेगी। 8 मई को इन राज्यों के साथ गृह मंत्रालय की बैठक में माओवादियों से लड़ने की रणनीति पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताया, तो वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कई और नेताओं ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को माओवादियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमला काला पथार इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। जवान यहाँ नई बन रही सड़क की सुरक्षा के काम में लगे थे। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे ऊपर आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। इससे पहले भी सुकमा में कई बार जवानों पर नक्सली हमला हो चुका है। 12 मार्च को भी सीआरपीएफ के एक गश्ती दल को निशाना बनाया गया था। इसमें 12 जवानों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमले में शहीद हुए जवानों के घर पर मातम पसरा है। आसपास के गांवों के लोग बड़ी तादाद में उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन न उनका दुख कम हो रहा है, न ही गुस्सा। घायलों के घर में चिंता बढ़ती जा रही है। लोग दुआओं में लगे हुए हैं और परिजन सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के मूरथल की। नरेश कुमार के परिजन शोक में डूबे हुए हैं। गांव वाले तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों की चीखें कम नहीं हो रही। घर में इकलौता कमाने वाला शख्स माओवादी हमले में शहीद हो गया। अब घर में ना कमाने वाला बचा और ना ही परिवार को सहारा देने वाला। मैं चाहती हूँ जैसे हमारे परिवार का नाश उन छत्तीसगढ़ में जो बसे हुए नक्सली हैं उन्होंने किया है, ऐसा ही उनका होना चाहिए। सरकार इस तरफ से कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे हादसे कई बार हुए हैं और इस चीज़ का मामला पूरी तह तक जाना चाहिए और सारे काम होने चाहिए। हमारी फैमिली आप देखिए, कमाने वाला कोई भी नहीं था और सिर्फ एक इकलौते इंसान थे जो कमा रहे थे और उनके साथ ही इन बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण हो रहा था। अब आप देखिए, ना तो कोई मिलने के लिए आया, ना कोई के लिए आया है, ना कोई नेता। अगर यही हालात रहे तो कौन माँ और कौन पत्नी अपने पति को या अपने बेटे को देश की सुरक्षा के लिए भेजेगी। बहनें तड़प रही है, बच्चे हैं छोटे हैं, यानी कहने का मतलब ये पूरा गांव का गांव ऐसे न उसकी याद में रो रहा है। ऐसे मेरे भाई थे जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उस बात का तो हमें गर्व है बहुत ही, जो कि मेरे भाई शहीद हुए देश के लिए। लेकिन कोई हमें पूछ भी नहीं रहा। हम गरीब हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे, इसलिए नहीं आ रहे। क्या है, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने उन उग्रवादियों का? हमारे 25 जवान गए हैं तो उनके 50 जाने चाहिए। मुजफ्फरनगर के शहीद मनोज कुमार भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी माओवादियों ने सुकमा में हत्या कर दी। परिवार को दिलासा देने आसपास के गांव के लोग आ गए, लेकिन दुख से उबरना आसान नहीं है। क्या हुआ आपके साथ, क्या जानकारी? ये पता लगा ये रात 12 बजे के करीब इनको फोन आया। इन्होंने जैसा बताया, इसके भाई साहब हम पता जब लगा मिले, कहना किसी अधिकारी का फोन आया, उसने कहा कि आपका भाई वीर गति को प्राप्त होगा। उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं दी, ना कब तक शरीर यहाँ आ रहा, किसी अधिकारी ने आकर देखा, ना कोई थाने से आया यहाँ से इनकी संतुष्टि के लिए। और ये गरीब परिवारों भी दुआ हो रहा था, इसका पति गुजर गया था पहले। जो जवान घायल हैं, वहां दुआओं का दौर चल रहा है। परिवार वाले उम्मीद बांधे हैं कि वो जल्द लौट कर आएं। दुख और गर्व के मिले जुले भाव के साथ परिजन फूट पड़ते हैं। आज क्या फोन आया? आज फोन आया, मेरा बेटा लड़ाई नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहा और उसने 5 मारे हैं। मेरे बेटे में नक्सली और मेरा बेटा घायल हुआ, अस्पताल में पड़ा। मैं घर तड़प रही। मैंने विधवा ने पाले, जरा जरा से छोड़े, मैं अकेली घर रह रही। मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज है। मेरे बेटे ने बहादुरी का काम करा है। अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला है। पूरा गांव दुआ कर रहा है, इतना अच्छा है मेरा बेटा।
आपको बता दें कि सुकमा में माओवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर सुकमा हमले की निंदा कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी समेत सभी पार्टियों ने हमले की भर्त्सना की है और कहा कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही विपक्ष ने केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के बाद वामपंथी उग्रवाद की कमर टूट जाएगी। माओवादी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कड़े तेवर दिखाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वामपंथी उग्रवादी से लड़ने के लिए सरकार ने अपनी नीतियों की समीक्षा करने का इशारा किया है, तो वहीं सरकार के दूसरे मंत्री इस हमले का करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। बहुत पुराना है, बहुत दिन से चल रहे गंभीर समस्या है। इसको समाधान करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलके पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कोऑर्डिनेटेड तरीका से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे हम लोग, और इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं है। ये तो मानव विरोधी है, मानवता विरोधी है। जो नृशंस हमला हुआ है सीआरपीएफ पे, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये एक हताशा का चिन्ह है कि अब नक्सलवादी बहुत मात्रा में जो भटके युवक थे वो शरण भी आ रहे, और इसलिए माओवादियों की पूरी ताकत खत्म हो रही है, तो इसलिए वो घात लगाकर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने कहा कि माओवादियों से लड़ने के तरीकों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों का दिल जीते बगैर उग्रवाद से लड़ना मुमकिन नहीं है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इस पूरे नक्सली बेल्ट में, जो कि पुराने बस्तर जिले का, बस्तर रियासत का एक अंग है, यहां जब तक गांव में रहने वाले आदिवासियों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, नक्सली व्यवस्था और नक्सली जो समस्या है वो समाप्त कभी नहीं होगी। सीपीएम ने हमले की भर्त्सना करते हुए कई सवाल भी उठाए। सीपीएम ने कहा है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के खाली पद को तत्काल भरा जाना चाहिए। सीपीआई ने भी हमले की निंदा की और कहा कि बस्तर के इलाके में ठोस नीति की दरकार है। जेडीयू और आरजेडी ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। साथ ही कहा है कि इस दिशा में एक ठोस रोड मैप बनाने की दरकार है। भारत सरकार के गृह डिपार्टमेंट की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि हाउ टू डील एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नक्सल्स। भाषण में, ट्वीट में जरूर इस्तेमाल ये सब बात करते हैं लोग, आतंकवाद, संप्रदायवाद और नक्सलवाद, इसकी बात करते हैं और काबू करने की बात करते हैं। और ठीक उसी जगह पर 3 महीना पहले 11 लोग हमारे शहीद हुए। तो ये शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं, उसमें 6 जवान हमारे बिहार के बेटे हैं। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के जो जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और अफसोस जाहिर करता हूं इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कि उनका आज की तारीख में सीआरपीएफ का कोई डायरेक्टर भी नहीं है। हमें बताया गया था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद अतिवादी संगठनों की आर्थिक तौर पर और सूचना तौर पर कमर टूट जाएगी, लेकिन अभी भी सभी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। Our party strongly condemns the killing of 25 CRPF jawans. While paying respects to our jawans, our party conveys its deep condolences to the families which lost the jawans. As far as the situation in Chhattisgarh is concerned, there is an attempt to term this as red terror. कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए हैं।
नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। लिहाजा विपक्ष ताजा हमले के बाद प्रधानमंत्री के दावे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान से आतंकवादी, दूसरी तरफ देश के अंदर आतंकवादी या नक्सलवादी जो भी कह लें, दोनों चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के दौरान ही कहा गया था कि नोटबंदी इस कारण भी की गई है कि नक्सलवादियों और आतंकवादियों के पास जो पैसा है या जो नकली नोट है वो भी निष्प्रभावी होगा, ये लोग कमज़ोर होंगे। लेकिन इधर एक महीने के अंदर जिस तरह सुकमा में कई हमले हुए, तमाम हमारे देश के नौजवान मारे गए, वो भी एक बहुत चिंता की बात है। नोटबंदी जब हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार कहा था, दोहराया था कि नोटबंदी से उग्रवाद पर भी नियंत्रण होगा और काफ़ी हद तक हम उसे काबू में करेंगे। लेकिन ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाए। राजनीतिक मतभेद के बावजूद इस हमले पर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं और भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए ठोस नीति की जरूरत पर जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। माओवादियों की मौजूदगी देश के कई हिस्सों में है। वक्त वक्त पर इन लोगों ने देश के जवानों, आम नागरिकों और नेताओं को अपना निशाना बनाया है। 24 अप्रैल को हुए हमले से पहले भी ये चरमपंथी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। पिछले एक दशक से माओवादियों ने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर देश के जवानों को अपना निशाना बनाया है। आम नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी इनके शिकार पर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में माओवादियों की पैठ है। देश के मानचित्र को देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में खास तौर पर इनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। बीते कुछ सालों में बड़े माओवादी हमलों पर नजर डालते हैं। 4 सितंबर 2009 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने ग्रामीणों को निशाना बनाया। माओवादियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 26 दिसंबर 2009 छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने घात लगाकर बीजेपी सांसद बलिराम कश्यप के बेटे की हत्या कर दी। 8 अक्टूबर 2009 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के लाहेरी थाने में माओवादियों ने हमला किया। इस हमले में 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। 15 फरवरी 2010 पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर जिले के सिल्दा में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के शिविरों को माओवादियों ने निशाना बनाया। हमले में 24 जवान शहीद हो गए। 4 अप्रैल 2010 ओडिशा के कोरापुट जिले में माओवादियों ने बारूद सुरंग में विस्फोट कर हमला किया। इसमें माओवादी विरोधी विशेष अभियान दल के 11 सुरक्षा कर्मियों की जानें गईं। 6 अप्रैल 2010 माओवादियों ने दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। माओवादियों ने गश्ती के दरभंगा में माओवादियों ने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को निशाना बनाया। हमले में कांग्रेस के 25 नेताओं की मौत हो गई। 2 जुलाई 2013 झारखंड के दुमका इलाके में माओवादियों ने 4 पुलिस अधिकारियों और पाकुड़ में एक एसपी की हत्या कर दी। 28 फरवरी 2014 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने फिर हमला किया। एक बार फिर पुलिस उनके निशाने पर थी। हमले में एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। 11 मार्च 2017 सुकमा के भेजी में माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। माओवादी शहीद जवानों के हथियार भी साथ ले गए। 24 अप्रैल 2017 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इस सुनियोजित हमले में कई जवान लापता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। माओवादी हिंसा से निपटना सरकारों की बड़ी चुनौती रहा है और ये चुनौती रह रहकर बड़ी होती जा रही है। बीते कई सालों से इस समस्या से पार पाने के लिए कई कदम उठाए गए,
लेकिन हिंसा रोक पाने में ये तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए। हालांकि सरकार मानती है कि सरकारी कोशिशों से वामपंथी उग्रवादी हिंसा में कमी आ रही है। भारत सरकार के मुताबिक माओवादी हिंसा और उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा, स्थानीय समुदायों के अधिकारियों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, शासन प्रणाली में सुधार समेत कई कदम उठाए गए। बावजूद इसके सरकारी नीतियां अब तक ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। दरअसल माओवादी हिंसा से निपटने के लिए ये तय करना जरूरी है कि समस्या की जड़ आखिर क्या है। अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि माओवादी हिंसा क्या आर्थिक समस्या है, सामाजिक है या कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अलग अलग समूहों और विशेषज्ञों की ओर से इस समस्या के अलग अलग कारण गिनाए जाते रहे हैं। यही वजह है कि सरकार हर कोण पर काम करने की कोशिश कर रही है। कई जगह पर आप देखेंगे सुरक्षा बलों और आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ है, और आदिवासी जो हम जिसे कहते हैं वनवासी कहें या कई भाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब कहें, ट्राइबल्स कहें, जो भाषा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी ज़मीन की समस्याएं हैं, उनकी रोजगार की समस्याएं हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत की समस्याएं हैं। तो इन विरासतों को हमें, और इनकी समस्याएं जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें हमें बड़ी ही सहानुभूति से हल करना होगा। उन्हें हम बंदूक के जरिए नहीं हल सकते हैं। किसी की भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर जब नष्ट होती है तो उसे गुस्सा आता है। यूपीए सरकार के वक्त योजना आयोग में असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों से निपटने के लिए विकास संबंधी मुद्दों पर एक विशेष समूह का गठन किया गया। इस समूह ने देश में वामपंथी उग्रवादी की समस्या के मूल कारणों पर एक अध्ययन किया था। अप्रैल 2008 में इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के कुछ प्रमुख कारणों के तौर पर भूमि विस्थापन, बलपूर्वक बेदखली, आजीविका के साधनों में कमी के जैसे कारकों की पहचान की। विशेषज्ञ समिति ने वामपंथी उग्रवादी की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा से जुड़े उपाय, भूमि से संबंधित उपाय, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और बंदोबस्त, आजीविका की सुरक्षा, वैश्विक मानक बुनियादी सामाजिक समस्याएं और योजना प्रणाली में सुदृढ़ीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन की सिफारिश की थी। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं पहुँची है, मगर जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं वो इसी प्रॉब्लम को चेंज करने की दिशा में चल रही हैं, और वो इसी दिशा में डेवलपमेंट पहुँचाने का जो काम हो रहा है। अब देखिए जिस तरह का एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो इसी प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए हो रहा है। सरकार के मुताबिक इनमें से कई स्तरों पर नीतियों को लागू किया गया है। सुरक्षा के तहत बीमा, सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण, समर्पण करने वाले उग्रवादी कैडरों का पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और ग्राम रक्षा समितियों को सुरक्षा जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा 11वीं योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 445.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यही नहीं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए केंद्रीय सहायता के नाम से नीति बनाई गई, जिसके तहत मदद के लिए चयनित शुरुआती 60 आदिवासी और पिछड़े जिलों की संख्या बढ़ाकर 88 जिलों तक विस्तार किया गया। इसके अलावा प्रभावित जिलों में सड़कें बनाना, मोबाइल टावर खड़े करना, फोर्टिफाइड पुलिस थानों का निर्माण और सिविल एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच की दूरी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हथियार वो आदमी उठाता है जिसके पास उसको लगता है कि और कोई जरिया नहीं है अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, और कुछ हद तक ये जो सेंटिमेंट है इसको एक्सप्लॉइट किया गया है माओइस्ट विचारधारा के लोगों द्वारा। अब ये सेंटिमेंट तभी बदली हो सकता है जब उनको लगेगा कि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव उनको मिलता है, और वो ऑल्टरनेटिव तब मिलता है जब वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचेगी, जब वहाँ पर नौकरियों के ज़रिए पहुँचेंगे, जब वहाँ मेडिकल फैसिलिटी पहुँचेगी, जब वहाँ स्कूल पहुँचेंगे। तो इस दिशा में जब कदम बढ़ाए जाएंगे तो ये लोग जिन्होंने हथियार उठाए हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वापस मेन स्ट्रीम में ज़रूर आएंगे। इस सब के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने अधीन वामपंथी उग्रवाद प्रभाव स्थापित किया हुआ है, जो केंद्र की ओर से जारी तमाम कदमों की मॉनिटरिंग करता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक माओवादी स्कूलों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, स्वास्थ्य केंद्रों, संचार सुविधाओं समेत तमाम केंद्रों को निशाना बनाकर अपना विकास विरोधी चेहरा पेश करते हैं।
सरकार मानती है कि माओवादी अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। सरकार इसमें सिविल समाज और मीडिया की मदद की दरकार चाहती है ताकि माओवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्य धारा में शामिल होने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।